हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक छोटा सा चैप्टर है, इसको एक ही पार्ट में हम कवर कर लेंगे। हमने रेफरेंस विकी ओरी और टी आर जैन जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं: कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज मेथड, distinct situation of elasticity of demand, factors affecting price elasticity of demand। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखो, पहला पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होता है कि आपके जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो भी ये प्रोडक्ट है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से, या फिर जो अदर फैक्टर्स थे हमारे, जैसे कि कंज्यूमर इनकम थी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स थे, इन सब में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में किस तरीके से चेंज आ रहा है, उसकी डिमांड में किस तरीके का फर्क पड़ रहा है, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अगर देखो प्राइस में चेंज आने से फर्क पड़ रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। कि इनकम जो होती है बायर की, उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। रिलेटेड गुड्स की वजह से फर्क पड़ रहा है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हम बोलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की इलास्टिसिटी के बारे में। तो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in its price of other goods and changes in consumers income। कि देखो आपका जो प्राइस है, ठीक है, आपका जो प्राइस है उसमें क्या चेंज आ रहा है, या फिर जो आपका अदर गुड्स का प्राइस है उसमें क्या चेंज आ रहा है, या फिर कंज्यूमर की इनकम है उसमें जो चेंज आ रहा है, इन सब रीजंस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि सब चीजों की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। देखो, अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ 3 टाइप्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो हमारी 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किसको बोलते हैं? जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी डिमांड घटेगी, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। तो जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ओन प्राइस है उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज किसकी वजह से आ रहा है? जब इनकम ऑफ द बायर, जो भी बायर है उसकी इनकम में चेंज आ रहा है तब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है। मान लो इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घट रही है तो डिमांड भी घटेगी। तो जब इनकम में चेंज की वजह से जो चेंज डिमांड में हो रहा है उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? देखो, ये वो होता है जब आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है किस वजह से? चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, जो दूसरी कमोडिटी है उसके साथ की, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह, तो उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है, उसकी वजह से डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो होती है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान लो टी का प्राइस बढ़ गया, अगर हम टी और कॉफी की बात लेके चले तो जैसे टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी का प्राइस घटने से कॉफी की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। तो जो एक रिलेटेड गुड्स की प्राइस की वजह से जो आपके गुड में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड टॉपिक, मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपके प्राइस में जो चेंज आ रहा है
उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो वो होता है हमारा, क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand is defined as a measurement of percentage change in quantity demanded। कितना चेंज आ रहा है, कितना परसेंट चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसकी वजह से जो उस कमोडिटी का अपना खुद का प्राइस है उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इट टेल्स अस अबाउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज राइज इन प्राइस, कि आपकी जितने परसेंट से आपकी प्राइस बढ़ी है उस हिसाब से कितने परसेंट से आपकी डिमांड गिरी है। या फिर परसेंटेज राइज इन डिमांड, की डिमांड कितने परसेंट से बढ़ी जिस हिसाब से ड्यू टू परसेंटेज फॉल इन प्राइस, की कितने परसेंट से आपकी प्राइस गिरा, जितने परसेंट से प्राइस गिरा उस हिसाब से कितने परसेंट से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, कि मतलब कि वो होता है ये कि जब आपके खुद के प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। थर्ड टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज मेथड। जो परसेंटेज चेंज मेथड होता है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज द रेशियो बिटवीन, हम रेशियो निकाल के बताते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों के बीच का हम रेशियो निकालते हैं। फिर हम बताते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कितना, ठीक है। कैसे, देखो इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं, एक मिनट। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव का साइन हमने क्यों लगाया, हम हमेशा नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। माइनस का साइन क्यों लगाया, माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो प्राइस है उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले को पूरा ढंग से समझ लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, की डिमांड में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड कितनी थी। जब आप इसको डिवाइड करोगे चेंज इन डिमांड को इनिशियल डिमांड से, तो आपका निकल के आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिवाइडेड बाय परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे निकल के आएगा, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड को इनिशियल डिमांड से जब डिवाइड करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल के आ जाएगा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकल के आएगा, जब चेंज इन प्राइस को डिवाइड करोगे इनिशियल प्राइस से फिर मल्टीप्लिकेशन 100 से, तो आपका निकल के आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब इतना देख लिया, अब एक मिनट, अब देखो एक और फॉर्मूला, माइनस Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q, P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने यही तो लिखा है कि चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कैसे पता चलेगी, कि बाद की डिमांड, जो बाद में डिमांड थी, आप उसमें से पहले वाली जो डिमांड थी उसको माइनस कर दोगे, फिर उसको जो पहले वाली डिमांड से, मान लो आपकी डिमांड बाद में 15 हुई, पहले थी 10, फिर आप इसको डिवाइड करोगे 5/10 1/2
कितना निकल के आया 50%। ये क्या निकला आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50% का चेंज आया है। पहले 15 थी, पहले 10 थी, बाद में कितनी हुई 15। तो Q1 में से बाद वाली में से पहले वाली को माइनस कर दिया और डिवाइड कर दिया इनिशियल वाली से। जो अभी फॉर्मूला हमने लिखा था कि चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड, तो चेंज इन डिमांड ऐसी तो निकलेगी जब बाद वाली डिमांड को आप पहले वाली से माइनस करोगे किससे, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा ऐसे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, चेंज इन डिमांड को हम ये आप ये डेल्टा इस तरीके का साइन लगा के ट्राइंगल सा बना के लिखते हैं, ठीक है। चेंज इन डिमांड बोलते हैं इसको हम बोलते हैं चेंज, ठीक है। चेंज इन डिमांड ये हमारी इनिशियल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ये हमारा इनिशियल प्राइस। सेम था, ये बाद वाले प्राइस को पहले वाले प्राइस से माइनस करोगे और फिर पहले वाले प्राइस से डिवाइड करोगे, जो कि हमने पढ़ा था अभी, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। ये वही फॉर्मूला है, बस Q1 Q, P1 P ऐसे लेके बताए गए। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे बताया होगा, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो उसको। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, ठीक है। ऐसे करके हम निकाल लेंगे। अभी आगे और सॉल्व होगा, ये आगे और कैसे होगा। ये था ना फॉर्मूला, ये लिखा था ना अभी हमने, यहां तक पहुंचे थे ना हम। इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही है इसका मतलब, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, यही है। अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियल प्राइस, तो मल्टीप्लिकेशन, फिर ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बचपन में सीखा था, ये तो सबको आता ही होगा, आई एम श्योर। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा आपका, P/Q मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन प्राइस। कर दिया आपने इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा, क्या निकला है ये आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू P क्या है, इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय Q क्या है हमारा, इनिशियल डिमांड, डेल्टा Q क्या है हमारा, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो ये सब हमारा, ये पूरा फॉर्मूला, लास्ट में हमने क्या फॉर्मूला निकाला, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। मेन फॉर्मूला यही है, इस सब से हमने पूरा का पूरा जो हमने अभी तक ये ताम झाम किया उससे हमको ये निकालना था और ये हमने निकाल लिया। तो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप ये कर पाओगे। अब देखो, अब क्या होता है, 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस अराइज होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एट परसेंटेज चेंज। अब हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि कितने परसेंट का प्राइस में चेंज आया, तो उस हिसाब से कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। परसेंटेज का हम यूज कर रहे हैं, तो हम ये परसेंटेज का यूज क्यों कर रहे हैं, हम परसेंटेज में क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम परसेंटेज में इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक सेंस क्रिएट करता है कि अगर आप बताओगे कि 1% का अगर प्राइस में राइज हुआ है, 1% प्राइस में राइज हुआ है, प्राइस बढ़ा है, तो उस हिसाब से जो उसकी डिमांड घटी है ना, तो वो 0.5% उसकी डिमांड घटी है। क्योंकि कुछ लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते ज्यादा प्राइस होने के बाद, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाए और उन्होंने नहीं खरीदा, तो उसकी डिमांड में कमी आ गई। तो आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो कि 8% प्राइस बढ़ने की वजह से 0.5% की डिमांड में कमी आ गई। अब अगर ऐसे बोले कि 25 प्राइस बढ़ा तो डिमांड 50 से कम हो गई, या 50 से प्राइस बढ़ा तो 25 डिमांड कम हो गई, तो इसको आप कैलकुलेट तो कर लोगे कि ये डबल हुआ है, यहाँ पे हाफ हुआ है, पता चल जाएगा हमें, ठीक है, उस हिसाब से। पर इसके लिए पिछली आपको वो भी चाहिए होगी, कितना था पहले, वो इसमें भी चाहिए होगा, लेकिन ये ना ज्यादा सेंस नहीं क्रिएट करता, इसमें सेंस नहीं आती है कि 25 प्राइस बढ़ गया तो डिमांड 50 कम हो गई, कितनी, मतलब कैसे,
अगर आप परसेंटेज में बताओगे कि हाँ 1% से प्राइस बढ़ गया, तो आप परसेंटेज को इजीली, कोई सामने वाला पर्सन है उसको समझने में भी काफी इजी रहता है कि हाँ ये परसेंटेज में बता रहे हैं। तो अगर आप किसी को मार्क्स बताते हो अपने, जैसे कि आपके मार्क्स आते हैं, तो आप उसको यही बताते हो ना कि आपके कितने मार्क्स आए, आपके 90% आए, 95% आए, जितने भी आपके मार्क्स आए आप वैसे बताते हो। आप ये नहीं बताते हो ना कि मेरे 493 आए, 500 आए, ठीक है, ऐसे नहीं बताते हो। हम क्या बताते हैं, हमारी परसेंटेज बताते हैं कि हाँ हमारी 92% आई है, हम परसेंटेज बताते हैं। तो परसेंटेज में चीजें समझना ज्यादा इजी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल नंबर्स में समझना। तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इफ परसेंटेज चेंज इज नॉट कंसिडर्ड और इफ एब्सोल्यूट चेंज इज कंसिडर्ड, अगर हम परसेंटेज चेंज को नहीं लेते, एब्सोल्यूट चेंज को लेते हैं, जो कि जैसे कि ये नंबर मैंने बताया, तो क्या होगा, देन कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी अक्रॉस टू गुड बिकम डिफिकल्ट। तो दोनों का कंपैरिजन दो गुड्स का मुश्किल हो जाएगा। हियर इज एन इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल दे देते हैं। कंसीडर टू गुड्स, दो गुड्स को कंसीडर करते हैं, चेयर और टेबल, ठीक है। कंपेयर इलास्टिसिटी व्हेन प्राइस ऑफ अ चेयर इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20, प्राइस बढ़ गया चेयर का 10 से 20 हो गया, एंड डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम 50 to 25, प्राइस 10 से 20 हो गया, ठीक है, डिमांड क्या हुई 50 से 25 हो गई, प्राइस डबल हुआ, डिमांड क्या हो गई, हाफ हो गई। आगे देखो, अब टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइस ऑफ अ टेबल डिक्रीजेस फ्रॉम 20 to 10, प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हुआ, 10 हाफ हुआ, तो क्या हुआ, एंड डिमांड इंक्रीजेस 25 to 50, तो डिमांड बढ़ गई, ठीक है, 25 से 50 हो गई, डबल हो गई। इन केस एब्सोल्यूट चेंज इज कंसिडर्ड, ये तब हुआ जब एब्सोल्यूट चेंज हमने कंसिडर किया। वी कैन ओनली से दिस दैट इन केस ऑफ चेयर डिमांड इज रिड्यूस टू हाफ, जब हम एब्सोल्यूट चेंज करते हैं तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि डिमांड हाफ हो गई जब प्राइस डबल हुआ। मतलब कुछ समझ आ रहा है, कुछ निकल के आ रहा है कि डिमांड हाफ हो गई जब प्राइस डबल हुआ। एंड इन केस ऑफ टेबल हम ये कह सकते हैं कि डिमांड डबल हो गई जब प्राइस हाफ हुआ। ये कुछ सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दिस कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी मेक्स लिटिल और नो सेंस। इंस्टेड इफ परसेंटेज चेंज इज कंसिडर्ड, अगर हम परसेंटेज चेंज को कंसिडर करें, वी कैन स्टेट द रिजल्ट लाइक दिस। हम ऐसे बोल सकते हैं कि दैट 1% चेंज इन प्राइस लीड्स टू 0.5% चेंज इन डिमांड फॉर चेयर्स एंड 2% चेंज इन डिमांड फॉर टेबल्स। Note that using percentage change method, elasticity of demand 0.5 in case of chair and 2 in case of table, implying that demand is much more elastic in case of table than in case of chair। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डिमांड जो है ज्यादा इलास्टिक है चेयर के टेबल के केस में एज कम्पेयर टू चेयर के केस में। तो आप परसेंटेज में जब भी आप कोई भी चीज समझाना चाहते हो तो आप बहुत इजीली समझा सकते हो कि इतने परसेंटेज से प्राइस बढ़ा तो इतने परसेंटेज से डिमांड घट गई, इतने परसेंटेज से प्राइस घटा तो इतने परसेंटेज से डिमांड घट गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड माइनस साइन बी प्रीफिक्स्ड इन द इक्वेशन एस्टिमेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको एक इक्वेशन लिखाई थी और मैंने उसी टाइम आपको एक चीज बताई थी। इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लिकेशन प्राइस इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। तो जब मैंने आपको चीज बताई थी, एक मिनट रुक जाओ, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव का साइन क्यों लगा है। नेगेटिव का साइन क्यों लगा है मैंने बताया था, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, इसलिए हम ये नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अगर हम ये नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, हम सही से उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो नेगेटिव का साइन जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, द प्राइस एंड क्वांटिटी विल ऑलवेज चेंज अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। वन चेंज विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव, एक का पॉजिटिव में चेंज है तो दूसरे का
नेगेटिव में होगा एंड हेंस, ठीक है, द साइन ऑफ द मेजर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव, इसकी वजह से वो नेगेटिव होता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होता है वो हमें टोटल चेंज बताता है, टोटल चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट चेंज बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस के मुकाबले, मतलब अपनी खुद की उसके प्राइस, कमोडिटी के प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो ये हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो हमने अभी पहले पढ़ा था उसमें हम बताते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या बताते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू सम परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि परसेंटेज में हम बताते हैं कि कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, अगर कि उसके पर्टिकुलर जो कमोडिटी के पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आया है उस हिसाब से कितना चेंज आएगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में, कितना परसेंटेज चेंज आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम परसेंटेज की बात करते हैं और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में हम एब्सोल्यूट चेंज की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बनाए मैं ये 25 है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस पहले 30 था तो क्वांटिटी 20 थी, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो प्राइस 30 था तो क्वांटिटी 20 थी। प्राइस 25 हुआ तो क्वांटिटी हमने 30 कर ली। प्राइस क्या हुआ? गिरा, क्वांटिटी क्या हुई? बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो चेंज आया ये क्या है? चेंज इन प्राइस कितना है? 5। कितना? -5। क्यों? क्योंकि फॉल हुआ प्राइस में। क्या हुआ? फॉल इन प्राइस फ्रॉम 30 टू 25। और ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 10। 20 से 30 हो गया। माइनस में क्यों नहीं है? क्योंकि राइज हुआ है, राइज इन क्वांटिटी फ्रॉम 20 टू 30। तो ये है हमारा पूरा, इसको हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। चलो अब फोर्थ टॉपिक देख लेते हैं, डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग सिचुएशंस। सबसे पहली सिचुएशन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? A horizontal straight line demand curve is known as perfectly elastic demand curve. इसको हम perfectly elastic demand curve बोलते हैं, जहाँ पे elasticity of demand क्या होती है? infinity होती है। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्राइस में जरा सा चेंज आने पर आपकी डिमांड क्या होती है? इनफाइनाइट चेंज आ जाता है आपके डिमांड में। मतलब जरा सा प्राइस बढ़ा और आपकी डिमांड जो हुई वो सीधे 0 हो गई। तो इनफाइनाइट चेंज आए, जब आपको पता ना चले कि थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ने पे भी आपकी डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आते आते हैं, एक टाइम पे आपकी डिमांड क्या होगी? 0 हो गई। तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। बात याद करनी बहुत जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में जब प्राइस में जरा सा चेंज आने की वजह से भी, बहुत माइनर सा स्मॉल सा चेंज आने की वजह से भी आपके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, मतलब वो 0 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो जाती है। और ये कब होती है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में। देखो अगर हम बनाते हैं
ये आपका प्राइस, ये क्वांटिटी। प्राइस आपका बढ़ गया, 4 हो गया, 2 से 4 हो गया, आपकी डिमांड यहाँ पे बढ़ती जा रही है और 4 से थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा होगा, आपकी डिमांड 30 से 20, 20 से सीधे 10, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बहुत ज्यादा गिरती चली जा रही है और थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बस इतना याद रखना जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है। सेकेंड सिचुएशन आती है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। मैंने क्यों लिखा है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को हम परफेक्टली इन इलास्टिक, ये भी जानना बहुत जरूरी है जो उसमें था, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व कौन सा होता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या होता है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई किसी भी तरीके का कोई चेंज ही नहीं आता है। प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। पहली वाली सिचुएशन को आप ऐसा भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल वाले को, कि प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, मतलब वही सिखाया था मैंने भी। खैर, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी पहले मान लो 4 यूनिट थी, प्राइस पहले 2 था, फिर 4 हुआ, 6 हुआ, लेकिन आपकी क्वांटिटी में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वांटिटी डिमांडेड में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 0 होगी। जहाँ पे प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में किसी तरीके का कोई फर्क ना पड़े, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां 0 होती है। और ये कब होता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में। अगली सिचुएशन आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी प्राइस इनटू क्यू, अगर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें क्यू से, अगर वो कांस्टेंट रहता है, इस सिचुएशन में ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब आप जितना मर्जी प्राइस बढ़ा रहे हो उसी हिसाब से आपकी वो डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, जितना प्राइस घटा रहे हो उस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, सेम चेंज आ रहा है। तो ये वो सिचुएशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 1 होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कब होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व में। मान लो प्राइस P था, P1 हुआ, तो आपकी इतनी क्वांटिटी थी, अब इतनी हो रही है। तो ये कैसा बनता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, नाम दे दो इनको। यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। चाहे जितना मर्जी प्राइस बढ़ रहा है, जो भी प्राइस में चेंज आ रहा है उसी हिसाब से आपकी डिमांड में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है। तो ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, वर्टिकल वाले में, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है। अब देखो 5th और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का क्या नेचर है, देखो जो बेसिक चीजें होती है ना, जैसे सॉल्ट हो गया, केरोसिन ऑयल होगी, मैच बॉक्स होगी, तो इनकी डिमांड जो होती है ना इनइलास्टिक होती है। मींस अगर इनका प्राइस बढ़ भी जाए ना तो इनकी डिमांड में किसी तरीके की कोई खास कमी आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, अगर ये चाहिए तो चाहिए। जैसे वेजिटेबल्स हो गई, खाना तो खाएगा ही ना इंसान, उसका प्राइस बढ़ जाए तो खाएगा ही इंसान, जितना खाता है उतना तो खाएगा ही। तो ठीक है, उनकी डिमांड में फिर ज्यादा कमी नहीं आती है।
तो ये सब चीजें जो होती हैं वो इनइलास्टिक होती है। लेकिन जो लग्जरीज आइटम होती है, एयर कंडीशनर हो गया, कॉस्टली फर्नीचर, फैशनेबल गारमेंट्स, ये सब इलास्टिक डिमांड की होती है। मतलब अगर इनके प्राइस में स्लाइटली चेंज आ जाए, जरा सा भी चेंज आ जाए, तो इनकी डिमांड में काफी हद तक गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं। ऑर्डिनरीली नेसेसरीज लाइक सॉल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक्स, सीजनल वेजिटेबल्स एक्सेट्रा हैव इनइलास्टिक डिमांड। तो ये मैंने अभी बताया कि ये सबकी क्या होती है, इनइलास्टिक डिमांड होती है। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में किसी तरीके का कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। लग्जरीज लाइक एयर कंडीशनर, कॉस्टली फर्नीचर, फैशनेबल गारमेंट्स एक्सेट्रा हैव इलास्टिक डिमांड। ये इलास्टिक डिमांड की होती है। प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो इनकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं, जैसे ब्रेड और बटर हो गया, पेन और इंक हो गए, कैमरा और फिल्म हो गई, ऑर्डिनरली शो अ मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइज इन प्राइस ऑफ बटर विल नॉट सब्सटेंशियली रिड्यूस इट्स डिमांड इफ द डिमांड फॉर ब्रेड हैज नॉट डिक्रीज। देखो अगर प्राइस बढ़ रहा है बटर का, तो जरूरी नहीं कि उसकी डिमांड भी घट जाएगी क्योंकि ब्रेड की डिमांड घट गई है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कहीं मोस्टली केसेस में, जैसे ब्रेड और बटर हम एक मान के चलते हैं कि साथ में खाए जाते हैं, बट ऐसा हमेशा तो नहीं है ना कि उसकी वजह से दूसरे की भी डिमांड घट जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमेशा नहीं होता, मॉडरेट इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इन्होंने बोला इसमें क्या होती है, मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ना ही इनइलास्टिक है, ना ही पूरी तरीके से इलास्टिक है, मॉडरेट इलास्टिसिटी है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखो जैसे जो हम सब्स्टिट्यूट्स हम बोलते हैं, जैसे हम टी कॉफी बोलते हैं, दूसरे के बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, तो ये ज्यादा इलास्टिक होते हैं, क्योंकि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर सीधे जाके शिफ्ट हो जाएगा उसके सब्स्टिट्यूट पे। तो ये इलास्टिक होते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में काफी चेंजेस आ रहे हैं। जो ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, जैसे सिगरेट और लिकर हो गए, तो ये इनइलास्टिक होते हैं। सिगरेट का शराब से कोई लेना देना नहीं है। सिगरेट का प्राइस बढ़ने से ये लोग शराब पीना शुरू कर देंगे, ये नहीं होता। शराब का प्राइस बढ़ने से सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। इन दोनों में आपस में कुछ इतना ये क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं वो इलास्टिक होते हैं, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते वो इनइलास्टिक होते हैं। मल्टीपल यूजेस, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं और जो उनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक डिमांड होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जांपल, इट इज यूज्ड फॉर लाइटिंग, रूम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कुकिंग, ये सब चीजों के। एक प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन होंगी ना वो ज्यादा लग जाएंगी। घर में देखा होगा ना कि इस रूम में जब कोई नहीं बैठा तो लाइट क्यों जली है इस रूम की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस ज्यादा है, और अगर ये और ज्यादा होगा तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा लगेंगी। तो इनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, जिनके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं, जिनको हम बार बार यूज करते हैं, बहुत जगह यूजेस होते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। प्राइस बढ़ने से उनकी जो कंजम्पशन है उसमें तो काफी हद तक कमी आ जाती है। हम कम करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम रोक लें। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, देखो डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर गुड्स द कंजम्पशन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन। जिनकी कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, क्या, जिनकी कंजम्पशन, जिनको यूज करना हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउसेस, कि अगर आपको घर लेना है, ठीक है, तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो तब तक के लिए जबकि रेजिडेंशियल हाउस पे जो लोन है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का, लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ना हो जाए। अगर वो हाई है इस टाइम पे तो आप क्या करोगे, उसको पोस्टपोन कर दोगे। तो इसमें यहाँ पे क्या होती है, डिमांड बहुत इलास्टिक होती है कि प्राइस बढ़ने पे आपने डिमांड कम कर दी कि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इनकम लेवल ऑफ द बायर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड आल्सो डिपेंड ऑन द इनकम लेवल ऑफ इट्स बायर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सी बात है कि जो भी पर्सन की इनकम है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर बायर जो है वो काफी हाई एंड कंज्यूमर्स है, मतलब बहुत अच्छी इनकम उसकी है, तो वो उसको प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए वो इनइलास्टिक ही होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना मर्जी प्राइस जैसा मर्जी हो गए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी लो, यानी कि इनइलास्टिक होगी। ठीक है, क्योंकि वो है अच्छा कमा रहा है, उसकी बहुत अच्छी इनकम है, तो उसको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे विल नॉट केयर फॉर द प्राइस, तो यहाँ पे इनइलास्टिक होगी। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स की कुछ हैबिट्स होती हैं जिसके लिए वो मतलब
एडिक्टेड होते हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो वहां पे इनइलास्टिक डिमांड होती है। प्राइस बढ़ने पे वो अपनी हैबिट नहीं चेंज कर देंगे, वो उसको खरीदेंगे। जैसे सिगरेट और लिकर हो गए, शराब, ये सब चीजें जो हैं, जितना मर्जी इनके ऊपर इतना हाई टैक्स है, उसके बावजूद जो मर्जी कर लो, इनकी डिमांड में किसी तरीके की कोई कमी कभी भी नहीं आती, चाहे आप इनका जितना मर्जी प्राइस बढ़ा लो। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। देखो, जिन चीजों पे आप कम इनकम स्पेंड करते हो ना अपनी, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर, नीडल्स हो गए, तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आपने अपनी इनकम का बहुत कम पार्ट इन पे स्पेंड करना होता है। तो इनके थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ भी जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गुड्स होते हैं जिन पे हम लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं अपनी इनकम का, जैसे क्लोथ, स्कूटर एक्सेट्रा, जो भी चीजें हमें खरीदने हैं, तो इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। अगर अभी क्लोथ्स के जो कपड़ों के प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो इंसान सोचेगा थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है, अभी हम इस पे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है प्राइस लेवल। देखो, जो प्राइस लेवल है वो कमोडिटी पे डिपेंड करता है। Elasticity of demand will be high at higher level the price of commodity and low at lower level of the price. किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जितना ज्यादा प्राइस होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ज्यादा होगी। जितना कम प्राइस होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी कम होगी। ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट था, पता नहीं क्यों इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। डिमांड इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कोई भी चीज चाहिए तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के लिए डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है। शॉर्ट पीरियड के लिए इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग पीरियड जो होता है इज लॉन्ग इनफ फॉर अ कंज्यूमर टू चेंज हिज कंजम्पशन हैबिट। लॉन्ग पीरियड बहुत लंबा टाइम होता है कंज्यूमर को अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए, इसलिए शॉर्ट पीरियड की डिमांड इनइलास्टिक और लॉन्ग पीरियड की डिमांड इलास्टिक होती है। तो थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में इतना ही था। तो चैप्टर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।